हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ढाल सर क्लासेस। हम लोग पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव को डिस्कस किए थे, उत्तराधुनिक के बाद जो परिप्रेक्ष्य उसको डिस्कस किए थे। तो उससे जुड़े हुए एक इम्पोर्टेंट थिंकर फ्रांसिस लियोटार्ड। तो सब लोग अगर पीजी सिलेबस में हो, आपने पढ़ा होगा लियोटार्ड एज ए पोस्ट मॉडर्न थिंकर। व्हाट इज दैट इम्पोर्टेंट? सब लोगों ने पोस्ट मॉडर्न कंडीशन के नाम सुने होंगे, उनके फेमस बुक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज, या तो ग्रांड नैरेटिव्स या मेटा नैरेटिव्स। ये दो चीज की जब बात करते हैं तो हम लियोटार्ड की बात करते हैं। फ्रेंच पॉलिटिकल फिलोसोफर, क्रिटिक ऑफ कल्चर एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंशियल फिगर ऑफ पोस्ट मॉडर्न फिलोसफी। तो उत्तराधुनिक दर्शन के जो चिंतन करने में लियोटार्ड को एक फ्रंट फिगर माना जाता है। और इनकी जो फेमस बुक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, that how it is one of the important way to understand the characteristics of postmodernity and how the idea of postmodernity became one of the important features because of his uh, idea of postmodern condition. Basically, the postmodern condition को जब हम लोगों ने कहते हैं that how the science and technology became an important way to change the nature of knowledge. जो ज्ञान की जो सोर्स था, स्रोत था, तो पहले हम लोग थियोलॉजिकल मेटाफिजिकल सारी बातें करते थे, बट व्हेन द आइडिया ऑफ पोस्ट मॉडर्न philosophy came, then the knowledge with respect to science and technology became an dominant features to understand the current society or postmodern era. तो ये नॉलेज जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, वो हमारे जो एग्जिस्टिंग नैरेटिव्स था, जो सालों से युगों से हमारे ऊपर एक प्रभाव डाला था, वो उसमें एक परिवर्तन नजर आया. So that means the knowledge of science and technology became the replacement of the meta narratives or grand narratives. तो जैसे कि अगर आप हमारे देश की कंडीशन में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, सो बाइबल, कुरान या महाभारत, रामायण या भगवत गीता, तो ये सारे चीजों को हम एक मेटा नैरेटिव्स या ग्रांड नैरेटिव्स, बिकॉज most of the people, they are influenced by such books, and that is why it is called the meta narratives. But when the idea of science and technology became an important part of our knowledge system, then these things has been marginalized in terms of that we have gone beyond that. तो इनकी जो विचारधारा है, तो आप डानियल बेल या एलन टोरिन्स की एनालिसिस अगर देखेंगे, दैट हाउ द इंडस्ट्रियल सोसाइटी, एक परिवर्तन हुआ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जिसको उत्तर औद्योगिक समाज तक पहुंचा. सो दैट मीन्स द आइडिया ऑफ प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन इज पार्ट ऑफ द नॉलेज. तो यहाँ पे ज्ञान एक स्रोत रहा, जहाँ पे प्रोडक्शन को पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कराता है, ना कि कोई ऑब्जेक्ट, ना कोई पदार्थ, ना कोई सामान. तो यहाँ पे नॉलेज इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी. तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात जब हम करते थे, साइंस को यूज करके या टेक्नोलॉजी को यूज करके हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, हमारी नीड को फुलफिल किया. बट जब पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करते हैं, देन नॉलेज इज द प्रिंसिपल फोर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो हमारी नॉलेज ही हमारी प्रोडक्शन के स्रोत है, और प्रोडक्शन को एक्सप्लेन भी करता है, और प्रोडक्शन को बताता भी है, बनाता भी है, और इसी के माध्यम से हम पोस्ट मॉडर्न को समझते हैं. सो दैट मीन्स लियोटार्ड आर्ग्यूज दैट पोस्ट मॉडर्न एरा इज कैरेक्टराइज्ड through knowledge. So that means knowledge become a commodity because it creates the economy. तो आपकी ज्ञान ही आपकी आज की समाज की एक आर्थिक व्यवस्था को बताता है. आपके ज्ञान को एक कमोडिटी की तरह खरीदना बेचने की प्रोसेस में चल रहा है. अगर हम लोग कोई भी प्रोग्राम को खरीदते हैं किसी सॉफ्टवेयर कंपनी से, तो इसका मतलब हम लोग नॉलेज खरीद रहे हैं. अगर हम टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं जर्मनी से या जापान से, तो इसका मतलब हम एक नॉलेज को खरीद रहे हैं. सो दैट मीन्स टूडेज द पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज इकोनॉमी इज कंप्लीटली ड्रिवन बाय द नॉलेज सिस्टम्स. सो ज्ञान के आधार पर
आज के समाज चल रहा है और इसी से हम सरवाइव की बात करते हैं, प्रॉफिट की बात करते हैं, सरप्लस वैल्यू की बात करते हैं। तो आज के समय में अगर आपके पास नॉलेज है, सो दैट कैन लीड टू योर सर्वाइवल, your profit making attitude and you can create the power as well. So knowledge, जैसे हम फूको के समय में कहते थे नॉलेज इज पावर, तो यहाँ पे भी नॉलेज एक प्रॉफिट की तरह क्रिएट करता है, दैट हाउ योर नॉलेज इज पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशंस। सो कंसिक्वेंटली यहाँ पे जो नॉलेज एक यूनिवर्सल एस्पेक्ट हो गया पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी को समझने के लिए, और ये बिकॉज ऑफ द रैपिड change in technology, change in scientific development and innovations. तो ये सारे चीज के साथ जुड़ा हुआ that how the idea of language, linguistic theory, communication, cybernetic, ये सारे कंप्यूटर की जो लैंग्वेज प्रोग्राम की बात हमने किया, इंफॉर्मेशन, डाटा बैंक, ये सारे आज की पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी के आधार है। यही आपकी प्रॉपर्टी है, यही आपकी सोसाइटी को कंट्रोल कर रहा है, यही आपकी सोसाइटी की इकोनॉमी को प्रभाव डाल रहा है। सो दैट मीन्स all these conditions are part of the postmodern reality. He again continues with the idea of that how the knowledge is a part of the production process to sold to consumed. तो हम कुछ भी आज कर रहे हैं, सबकी ज्ञान, अगर आप ऑनलाइन भी कुछ पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, ये भी अपने नॉलेज को कंज्यूम कर रहे हो थ्रू योर टेक्नोलॉजी। ये एक न्यू प्रोडक्शन है। अगर आपने कोई मार्केट में सामान को भी बेच रहे हो, उसकी एडवर्टाइज कर रहे हो, वो भी एक ज्ञान है, जो कहाँ से हमें ये चीजें मिलेगी, क्या कॉस्ट है, कैसा क्वालिटी, एवरीथिंग वी आर कंज्यूमिंग। सो दैट्स ए न्यू प्रोडक्शंस in terms of exchange, in terms of service, in terms of production. It's a new productions. We are not simply producing the goods. We are also producing knowledge. We are selling the knowledge. We are controlling knowledge. We are producing knowledge. So that means the knowledge is the center of all the argument of development in the postmodern society. So उत्तराधुनिक समाज में नॉलेज सब कुछ कर रहा है, पॉलिटिकल कंट्रोल भी कर रहा है, ये नॉलेज के माध्यम से कंफ्लिक्ट भी क्रिएट कर रहा है। तो आगे अगर रिसोर्सेस को लेके इतना कंफ्लिक्ट नहीं होगा, मार्क्स के जो आइडिया था रिसोर्सेस और इकोनॉमिक कंडीशंस आर द सोर्स ऑफ कंफ्लिक्ट, बट यहाँ पे नॉलेज ही कंफ्लिक्ट के कारण है विथ रेस्पेक्ट टू द एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, और it is about that how the knowledge is important aspect of dealing with war and crisis or technological missiles or any type of new scientific discovery. तो इस माध्यम से हमको लग रहा है जे पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी को जो लियोटार्ड के आधार पर जो हम समझते हैं that how the knowledge is controlling many things in the contemporary society, unlike पहले की तरह विचारधारा या किसी जियोग्राफिकल टेरिटरी, वो एक इम्पोर्टेंट माध्यम नहीं रहा कॉन्फ्लिक्ट की या नॉलेज की। जो कंजम्पशन हुआ नॉलेज को, जो हम लोगों ने एक नेशंस के साथ जोड़ के किस तरीके की हमारे पास इंफॉर्मेशन है, किस तरीके की साइंस को हम डेवलप कर रहे हैं, वो एक इम्पोर्टेंट वे टू अंडरस्टैंड द चेंज एंड चैलेंजेस अमंग द नेशंस। तो यहाँ पे जब हम पावर की बात करते थे, हाउ द पावर हैज ए रिलेशनशिप विथ द नॉलेज। सो पोस्ट मॉडर्न एरा को हम देखते हैं दैट हाउ द आइडिया ऑफ नॉलेज बिकेम वन ऑफ द इम्पोर्टेंट यूनिवर्सल एस्पेक्ट ऑफ modernity, and that is the way the post-modernity has been one of the important domain to understand the contemporary society. तो हमारे पास जितने भी एस्पेक्ट है समझने के लिए पोस्ट मॉडर्न कंडीशन को, सो दैट गिव्स ए वैलिड आइडिया दैट हाउ the idea of meta narratives or grand narratives has been marginalized because of knowledge with respect to science and technology. So विज्ञान और तकनीक की जो ज्ञान है, ये हमारी पूरी दुनिया की जो नैरेटिव्स बना हुआ था, जो ग्रांड नैरेटिव्स या मेटा नैरेटिव्स बना हुआ था, उसको कमजोर करने में ये सक्षम रहा। सो दैट मीन्स
our economy, our polity, our power, our most of the conditions of the postmodern society has been associated with the knowledge of science and technology. Thank you so much for watching Nalsar classes.